जय हिंद क्लास, मैं एसपी चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने उस दिन प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द ही आपसे मिलेंगे जीएस की क्लास के साथ, तो आपको प्रॉमिस के तहत हम आज यहां पर हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जीएस का। और जीएस में जो टॉपिक होगा पहला वो ज्योग्राफी होगा। और इस ज्योग्राफी को हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो क्लास बिल्कुल शून्य से स्टार्ट होगी। मतलब कि हमको उन लोगों को सिखाना है जिन्हें बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं आती है, बिल्कुल भी भूगोल की जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी इंडिया के या वर्ल्ड के मैप की जानकारी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे अपनी क्लास स्टार्ट करें बिल्कुल शून्य से, जिससे कि जिन लोगों को नहीं भी आता है वो भी हमारे साथ साथ चलें और सही तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ। अब बात ये आती है कि जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहली क्लास में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको पहले से आती होंगी, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ नहीं भी आती होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये टॉपिक आगे जाएगा, ज्योग्राफी को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास के बाद जब नेक्स्ट क्लासेस आएंगी कि कितना टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिलेंगी इस चैनल पर सीखने के लिए, जो आपने ना तो अभी किसी किताब में पढ़ी होंगी ना ही किसी यूट्यूब चैनल से देखी होंगी। तो आप साथ बने रहिए, देखते रहिए क्लासेस और आपको हम टॉपिक स्टार्ट कराते हैं ज्योग्राफी का आज से। आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी किताबों में जब बात आती है फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के जनक, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ये देख करके कि एक वर्ड जो आपको मिलता है वो मिलता है ज्योग्राफी और एक वर्ड जो आपको मिलता है वो मिलता है ज्योग्राफी का। कई बार क्या होता है, कुछ जो प्रकाशन है, कुछ जो पब्लिकेशन है, वो कई बार इस ज्योग्राफी का वर्ड को ही ज्योग्राफी से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जब हम इस वर्ड की बात कर रहे होते हैं ज्योग्राफी की, तो ये एक सब्जेक्ट है। क्या है ये एक सब्जेक्ट है। और जब हम जियोग्राफिका की बात कर रहे होते हैं तो ये एक बुक है। और इन दोनों में जैसे कि हम बुक की बात करें, बुक इंग्लिश की भी हो सकती है, बुक मैथ्स की भी हो सकती है, बुक रीजनिंग की भी हो सकती है। लेकिन जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जाती है और किसी ने बोल दिया कि ज्योग्राफी, तो इसमें सिर्फ ज्योग्राफी होगी, इसमें कुछ और नहीं आ सकता। इंग्लिश के नोट्स नहीं आ सकते, रीजनिंग के बारे में नहीं आ सकता, सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में आएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ज्योग्राफिका की, तो ज्योग्राफिका जैसा कि आप समझते हैं कि एक बुक है और बुक में कुछ भी डेटा हो सकता है, तो दोनों ही चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज वो ज्योग्राफिका नहीं है, बल्कि वो है ज्योग्राफी। तो दोनों चीजों में आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्योग्राफी अलग है और ज्योग्राफिका अलग है, दोनों चीजों में अंतर है। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ज्योग्राफी है। और जब जनक की बात आएगी, तो जनक की जब बात आएगी, तो ज्योग्राफी के जनक की जब हम बात करेंगे, तो यहां पर जो नाम आपको देखना है वो है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। ये नाम है उन व्यक्ति का जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया ज्योग्राफी को लेकर के, इसलिए इरेटोस्थनीज को जनक माना जाता है। किसका? सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का। इरेटोस्थनीज को जनक माना जाता है सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का। लेकिन जब हम जियोग्राफिका की बात कर रहे होते हैं, एक किताब की बात कर रहे होते हैं, तो इसको जो लिखा गया था वो लिखा गया था स्ट्रैबो के जरिए। फिर से सुन लीजिएगा, इसको लिखा गया था किसके जरिए? स्ट्रैबो के जरिए। ये कॉमन है कि इरेटोस्थनीज और स्ट्रैबो दोनों ही यूनान से बिलोंग करते थे, जिसे ग्रीक कहा जाता है या ग्रीस कहा जाता है आज के समय में। इरेटोस्थनीज और स्ट्रैबो दोनों ही यूनान से बिलोंग करते थे। लेकिन अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रैबो ने जो किताब लिखी है ज्योग्राफिका, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इरेटोस्थनीज के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। तो इतना क्लियर करने के बाद अब हमें फिर से सुन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। जब हम आपके सामने बात करेंगे तो सबसे पहले हम इस देश के बारे में ही जान लेते हैं, मतलब कि इंडिया के बारे में। मैंने कहा कि क्लास जो स्टार्ट होगी वो बिल्कुल कहां से होगी? वो क्लास स्टार्ट होगी शून्य से। और शून्य का मतलब ये होगा कि हम बिल्कुल भारत से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये हुआ कि हम भारत के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे आप लोग इंडिया के बारे में सुनते हैं कि इस देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इस देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान कहा जाता है। अब कुछ लोग और आ गए तुम्हारे सामने कि भाई इस देश को भारत भी तो कहते हैं।
अब पीछे से एक आवाज आई कि नहीं सर मैंने सुना था कि इस देश को आर्यवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यवर्त। चलो ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस देश को आर्यवर्त भी कहा जाता है। अब एक और पीछे कोई पढ़ाकू कैंडिडेट था, उसने कहा सर मैंने एक और नाम सुना है। आप सब लोगों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में, कुछ लोगों ने इनके बारे में जरूर सुना होगा। एक और नाम जो मैं लिखने वाला हूं वो है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे कि ये भी हमारे देश का ही नाम था। हम बात कर रहे हैं अपने देश के नाम की। ये 5 नाम जो लिखे हैं वो कहीं और के नहीं है, बल्कि भारत के ही नाम हैं। कब कब इनका प्रयोग हुआ, कैसे कैसे इनके बारे में देखा, कैसे कैसे इनके बारे में सुना लोगों ने, कहाँ कहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं, कहाँ से इनके सोर्सेज हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने कहा शून्य से स्टार्ट, शून्य का मतलब बिल्कुल नाम से, भारत के नाम से ही स्टार्ट होगा। तो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस पर। आप लोगों ने सबने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने भगवान राम के बारे में सुना होगा। जैसे मैंने कहा गौतम बुद्ध, सबकी समझ में आ गया कि गौतम बुद्ध का मतलब है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म। अगर मैं कहूं कि महावीर स्वामी का मतलब हो गया जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। ये सारी चीजें आपको समझ में आसानी से आ रही होंगी क्योंकि आपने कुछ कुछ चीजें इनके बारे में पहले से पढ़ रखी होंगी। तो देखिए, जितनी भी जैन धर्म की किताबें हैं, जितनी भी बौद्ध धर्म की किताबें हैं, उन किताबों में अधिकांश जगहों पर इस भारत को जिस नाम से प्रदर्शित किया गया है या इंडिया को जिस वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है वो नाम मिलता है जम्बू द्वीप। क्या मिलता है? जम्बू द्वीप। मैंने अभी भगवान राम का नाम लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि रामायण में भी कई जगह पर भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला या सबसे प्राचीनतम नाम भारत का जो मिलता है वो मिलता है जम्बू द्वीप। एक बार फिर से एक लाइन में खत्म कर लेते हैं। जम्बू द्वीप जो सोर्सेज हैं आपके सामने, जैन धर्म की किताबें हैं, बौद्ध धर्म की किताबें हैं और कुछ एक किताबें हिंदू धर्म की भी है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि रामायण। इन धर्म ग्रंथों में भारत को जिस नाम से पुकारा गया है, जिस नाम से संबोधित किया गया है, वो नाम मिलता है जम्बू द्वीप। तो यहां तक क्लियर? अगले नाम पर चलते हैं। अगला नाम जो भारत का मिलता है वो मिलता है आर्यवर्त। कौन सा मिलता है? आर्यवर्त। अब आर्यवर्त जो मिलता है, आप सब लोगों ने इतिहास में सिंधु सभ्यता के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, आर्यन सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो जाती है, जब सिंधु सभ्यता पतन की तरफ चली जाती है, तो एक नई सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता भारत में उदय होता है और वो सभ्यता कहलाती है आर्यों की सभ्यता। क्या कहलाती है? आर्यों की सभ्यता। मतलब कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो लोग आकर के रहने लगे थे वो कहलाते थे आर्य। और आर्य जिस क्षेत्र में आकर के बसने लगे, जैसे कि ब्रह्मवर्त नाम था उनका, या उत्तर भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, तो आर्य जिस भी भारत के क्षेत्र में जितनी भी जमीन पर रहे वो क्षेत्र कहलाया था आर्यवर्त। किसके कारण? आर्यों के कारण। क्या कहलाया था? आर्यवर्त। तो जम्बू द्वीप क्लियर है। बौद्ध धर्म की किताबों में, जैन धर्म की किताबों में, हिंदू धर्म की किताबों में जम्बू द्वीप नाम मिलता है। आर्यवर्त किसके कारण? आर्य जब भारत आए तो उनके रहने के कारण इस देश को कहा गया आर्यवर्त। देखो, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी लोग कंपटीशन में हैं, जितने भी लोग प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सब जानते हैं कि भारत नाम जो पड़ा था वो पड़ा था राजा भरत के नाम पर। इसलिए ये तो सारी चीजें आपको पहले से पता ही होंगी। अब एक्चुअल में जो कहानी है वो है हिंदुस्तान और इंडिया को लेकर के। देखो, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, भारत, 3 क्लियर हो चुका है, अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की और इंडिया की। देखो, यहां पर अब जो मैंने आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि 2 मैप हैं यहां पर। एक तो इंडिया का मैप है और एक ये जो मैप है वो एशिया का है। आप सब लोगों ने हल्का फुल्का मैप तो पहले से देख रखा होगा। अब यहां इस मैप पर मैं आपको यह डिस्कस करने वाला हूं कि हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा
और इंडिया कैसे नाम पड़ा? देखो, हिंदुस्तान की जब हम बात करेंगे तो भारत का जो क्षेत्र है वो ये है, इंडिविजुअल मैप दिख रहा है इंडिया का। अब इस मैप को अगर आप कोशिश करें देखने की इस वाले मैप में, तो आपको देखो दिखाई देगा कि ये मैप यहां पर है, इंडिया का मैप सबको नजर आ रहा है। इंडिया के मैप से जब आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ चलेंगे, मतलब कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र की तरफ जब आप चलेंगे, तो आपको सबसे पहला देश जो मिलेगा वो पाकिस्तान मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि 1947 से पहले, 1947 से पहले पाकिस्तान जैसा तो कुछ था नहीं, इंडिया था। पाकिस्तान जो बना वो 1947 में बना, तो और हम बात कर रहे हैं प्राचीन समय की, तो पाकिस्तान तो था नहीं। मतलब जो आज के समय में जहां तक का क्षेत्र पाकिस्तान का है वो क्षेत्र तो इंडिया का ही था। वो क्षेत्र किसका था? इंडिया का था। तो पाकिस्तान से आगे की बात करते हैं। अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है। ये एशिया का मैप है, पहले इंडिया होगा, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। तो जो ईरान वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला? ईरान वाला क्षेत्र। अगर ईरान से भारत आना पड़ेगा, इस मैप में मैंने आपको बताया पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान होगा। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लो कि भारत यहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है भारत? इस वाले क्षेत्र में भारत स्थित है। तो भारत से आगे ये वाला क्षेत्र होगा पाकिस्तान का, ये वाला क्षेत्र होगा अफगानिस्तान का, इस मैप में मैंने अभी आपको दिखाया। इसके आगे जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र जो होगा वो ईरान का क्षेत्र होगा। अगर भारत किसी को आना है तो इन देशों को पार करके आना होगा, क्योंकि नीचे क्या है? भारत के ये वाली साइड जब आप देखते हैं भारत की, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तो समुद्र का है। यहां पर भी जब देखेंगे तो समुद्र का है। मतलब अगर भारत किसी को आना होगा तो वो इन देशों को क्रॉस करके आएगा। अब क्या हुआ कि जो ईरान के लोग थे, कहां के लोग? जो लोग ईरान के लोग थे, उन्होंने जमीन की तलाश के लिए भारत की तरफ मूव किया। किसकी तलाश के लिए? जमीन की तलाश के लिए। अब ये लोग जब अफगानिस्तान को पार करके भारत में एंटर किए, क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तान नहीं था, आज तो हमें पाकिस्तान मैप पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान अभी स्थित है, उस समय नहीं था। तो यहां तक वाला जो क्षेत्र है, अभी अगर मैं आपको इसको हटा देता हूं, इस वाले क्षेत्र को, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है यहां तक भारत का क्षेत्र था पूरा, क्योंकि हमने पाकिस्तान तो हटा दिया, पाकिस्तान था नहीं। अब अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आता है तो यहां से उसको अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश करना पड़ेगा सीधा। और यहां वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहां पर एक नदी बहती है और ये नदी कहलाती है सिंधु नदी। क्या कहलाती है? सिंधु नदी। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम से भारत की तरफ आता है तो उसको कौन सी नदी पार करनी पड़ेगी? सिंधु नदी पार करनी पड़ेगी। नदी तो और भी आगे मिलेंगी, जैसे रावी है, परशुनी जिसे कहा जाता था, झेलम है, उसको भी पार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली नदी जो मिलेगी वो मिलेगी सिंधु नदी। अब हुआ क्या था कि ईरान के लोग जैसे ही सिंधु नदी पर पहुंचते हैं, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति यहां सबसे पहले इस नदी के किनारे जितने भी कबीले में लोग रह रहे होंगे, जितने भी ग्रुप छोटे मोटे बना करके लोग रह रहे होंगे, ईरान के लोग जैसे ही यहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई जो आगे वाला देश है वो कौन सा है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, वो तो जमीन की तलाश में निकले हुए थे, उन्हें जानकारी नहीं थी कि आगे वाला देश कौन सा होगा। जैसे ही ये यहां पर पहुंचे तो इन लोगों ने ईरानियों को जो भी नाम बताया इस देश का, वही तो ये समझेंगे। अब एक प्रॉब्लम और आ गई कि जो ईरान की सभ्यता थी, जो ईरान के लोग थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। और एक वर्ड मैंने अभी यूज किया था कि सिंधु नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे वो कबीले थे। और कबीले में लोग वैसे भी पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि कबीले का मतलब यही होता है कि वो स्थायी घर बना करके नहीं रहते हैं, कुछ समय तक यहाँ पर है। जब यहाँ उनकी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पानी को लेकर के, खाने को लेकर के, कृषि को लेकर के, पशुओं को लेकर के, तो वो अपना सारी चीज़ें यहाँ से उठाएंगे और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे जाकर के। तो हुआ क्या था कि जब ईरान के लोग यहाँ पर पहुंचे तो ये भी पढ़े लिखे नहीं थे, और यहाँ जो कबीलियाई लोग रह रहे थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब प्रॉब्लम कैसे हुई वो सुनिए। जैसे मान लो आप में से कुछ लोग आगरा पढ़ने आते हैं,
अब क्या हुआ, कोई बुजुर्ग लोग हैं आपके मोहल्ले के, उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ पढ़ने जाते हो? आपने ऐसे कह दिया कि मैं बाबा आगरे जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? आगरे। ध्यान रखिएगा, जो बुजुर्ग व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं उन्होंने शहर का नाम क्या समझ लिया? आगरे। जबकि आप कहाँ जाते हैं? आगरा जाते हैं। लेकिन आपने ऐसे कह दिया था कि मैं आगरे जाता हूं, उन्होंने क्या लगा कि शहर का नाम क्या है? आगरे है। ऐसे ही बिल्कुल यहां पर हुआ। इन लोगों ने क्या कह दिया कि ये जो नदी है सिंधु नदी, ये नदी है कौन सी? ये नदी है हिंद नदी। जब ये लोग भारत में प्रवेश किए ईरानी लोग, तो इन्होंने इस नदी को क्या कहा? हिंद नदी कहा। क्यों? क्योंकि यहां जो कबीले के लोग रह रहे थे उन्होंने बता दिया कि ये नदी हिंद नदी है। अब इन्होंने हिंद नदी कहा इसको, और हिंद नदी के किनारे जो भी देश इनको मिला उस देश को इन्होंने कह दिया कि ये देश है हिंदुस्तान। क्योंकि हिंद नदी के किनारे रहने वाले लोग कौन होंगे? हिंदुस्तानी होंगे। इसलिए उन्होंने इस देश को नाम दे दिया हिंदुस्तान। एक लाइन में क्लियर कर लेते हैं कि भारत का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा वो सिंधु नदी के कारण पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी को ईरानियों ने क्या कह दिया था? हिंद नदी कह दिया था। इसलिए इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अब बात आ जाती है इंडिया की, कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। अब क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद यूरोपियन जो लोग थे, यूरोप के जो लोग थे, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, उनमें जिनमें सबसे फेमस नाम आपको मिलता है वास्को डी गामा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की थी। अब भारत की खोज की थी तो इसका मतलब यही तो हुआ कि वही यूरोपी पहला व्यक्ति था जो भारत पहुंचा था, इसीलिए तो कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की। अब जब हम यूरोप की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी लोग हैं, अंग्रेजी सभ्यता है। अब हिंदी में तो वो नाम रखेंगे नहीं। जब यूरोप के लोग यहां पहुंचे तो उन्होंने इस नदी को कहा कि ये नदी है इंडस नदी। कौन सी नदी है? इंडस रिवर। सिंधु नदी को उन्होंने इंग्लिश में नाम दिया कि ये जो नदी है वो कौन सी नदी है? इंडस रिवर है, इंडस नदी है। और इस नदी के कारण ही उन्होंने इस देश को नाम दे दिया कि ये देश कौन सा है? ये है इंडिया। दोनों चीजें क्लियर। हिंदुस्तान की जब बात आएगी, हिंदुस्तान किसने कहा है? ईरानियों ने कहा है। और इंडिया की जब बात आएगी तो इंडिया किसने कहा है? यूरोपियों ने किया है। देखो फिर से सुन लें, 5 नाम आपके सामने। जम्मू द्वीप, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की किताबों में नाम मिलता है। आर्यवर्त आर्यों के कारण कहा गया। भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा। हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। इंडिया यूरोप के लोगों ने कहा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट छोड़िएगा, वो डिस्कस कर दी जाएगी अगली क्लास में। वैसे तो मैं समझता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपके साथ साथ क्लियर हो रही होंगी। तो हमने कहा था कि क्लास 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हमने बिल्कुल भारत के नाम से शुरू किया है। इससे नीचे आपको चीजें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नाम से स्टार्ट किया है। अब चलते हैं हम आगे। जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि भारत, मैंने कहा था 3 पार्ट में पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉस्मस या यूनिवर्स जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। भारत के बारे में आप समझ गए। अब हम चलते हैं कि भारत की जो स्थिति है, नाम के बाद सबसे पहले काम आएगा किसका? स्थिति का। तो स्थिति समझ लेते हैं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ग्लोब। क्या है? ग्लोब है ये। समझ में आ रहा है? अपनी भाषा में आप ऐसे समझ लो कि भाई ये एक क्या है? ये ग्लोब है, और ग्लोब को हम कहते हैं गोला। अपनी भाषा में हमने इसको कह दिया क्या? कि भाई ये गोला है। देखो चीजों को ऐसा लग रहा होगा कि बिखरी हुई है, लेकिन बिखरी हुई है नहीं, जुड़ेंगी साथ, एक साथ जुड़ेंगी सारी चीजें। देखिए ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये एक ग्लोब है, और ग्लोब को अपनी भाषा में हम बोल लेते हैं कि ये क्या है? ये एक गोला है। क्या है? फिर से सुन लीजिए, गोला। अब हमने क्या किया कि ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है इस गोला के बीच में एक लाइन खींच दी। क्या कर दिया था हमने? उस गोला के बीच में एक लाइन खींच दी। देखो फिर से सुनो, ये क्या था? ये एक गोला था। अब इस गोला पर हमने क्या कर लिया? इस गोला के बीच में एक लाइन खींच दी। अच्छा आप सब लोग समझदार हैं और आप ये देखिएगा कि मैं कुछ पूछने वाला हूं, और पूछने वाला मैं ये हूं कि अगर कोई चीज मैंने आपसे ये कह दी कि एक काम करो कि इस चीज को उठाओ और किसी के बीच में रख दो। कहां पर रख दो? बीच में रख दो।
आपने वो चीज उठाई और दो वस्तुओं के बीच में रख दी। अब मैंने क्या किया, कुछ वर्ड्स बदल दिए। मैंने कह दिया नहीं नहीं, एक काम करो, इस चीज को उठाओ और मिडिल में रख दो। मिडिल का भी तो मतलब बीच में हुआ। मैंने कुछ बदलाव तो किया नहीं, कुछ शब्द बदल दिए बस। अब मैंने क्या किया कि एक और बार कहा नहीं नहीं ऐसा करो, इस चीज को उठा के आप रख दो मध्य में। कहां पर रख दो? मध्य में। अभी भी चीजों में कोई मतलब अंतर नहीं आया। बीच में कह लो, मिडिल में कह लो, मध्य में कह लो, तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। अच्छा, ये जो पृथ्वी है, आप कितने लोग समझते हैं कि हम इस पृथ्वी को भू नाम से भी जानते हैं? किस नाम से? भू नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं इस पृथ्वी को भू कह दूं, क्या कह दूं? भू। बात तो समझ में आती है? धरातल है, धरा है, पृथ्वी है, भू है, सबका मतलब एक ही है। अब हमने क्या किया कि इस भू के बीच में एक रेखा खींच दी, और बीच का मतलब मध्य भी तो था। बीच का मतलब क्या था? मध्य भी था। तो अगर पृथ्वी के बीच में एक रेखा खींच दी जाए और इस रेखा को नाम दे दिया जाए कि ये रेखा है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। क्या है? भूमध्य रेखा। ध्यान से सुनिएगा चीजों को। अगर भू के बीच में एक रेखा खींच दी जाए और उसको नाम दे दिया जाए कि रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, तो आपकी समझ में आता है? क्लियर? देखो, इससे पहले वाली स्लाइड जो आपने देखी, आपने देखा हमने इसको क्या कहा था? गोला कहा था। अब क्या हुआ भाई, आगे जब हम गए तो हमने देखा कि अरे भूमध्य रेखा ने क्या किया? गोले को तो काट दिया दो हिस्सों में। गोले का क्या कर दिया? आपके गोले को दो हिस्सों में काट दिया। देखो, गोले का आधा हिस्सा तो ये हो गया और गोले का आधा हिस्सा जो था वो ये हो गया। दोनों चीजें समझ में आ रही हैं आपको? संधि विच्छेद आपने पढ़ी होंगी हिंदी में, संस्कृत में, छोटी मोटी क्लासेस में कुछ तो आता होगा। हमने क्या किया कि आधा गोला ये था और आधा गोला ये था। हम आधा गोला नहीं लिख रहे, हम लिख देते हैं गोलार्ध। क्या लिख देते हैं? गोलार्ध। अगर इन दोनों शब्द को जोड़ दिया जाए, आधा गोला को, तो हम इसे बोलेंगे गोलार्ध, और इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फेयर। तो इस भूमध्य रेखा ने, इक्वेटर ने क्या किया? आपके गोले को काट दिया दो भागों में, और दो भाग कौन से बने? आधा गोला तो ये बन गया गोलार्ध, ये हो गया, और आधा गोलार्ध हो गया ये, क्योंकि ये पूरा गोला था। गोले को काट दिया इक्वेटर ने, दो भागों में बांट दिया। और आपको पता है ये वाला नॉर्थ का हिस्सा है और ये वाला साउथ का हिस्सा है, मतलब कि ये बन गया उत्तरी गोलार्ध और ये बन गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? नॉर्थ हेमिस्फीयर ये बन गया और साउथ हेमिस्फीयर ये बन गया, क्योंकि भूमध्य रेखा ने क्या किया था? पृथ्वी को दो भागों में काट दिया था। और अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई भारत जो है वो यहां पर स्थित है, इस जगह पर, तो क्या अब आपको रटना पड़ेगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? क्योंकि पृथ्वी पर पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वेटर ऊपर से नीचे नहीं खिंची हुई है, इक्वेटर खिंची हुई है पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा था इक्वेटर ने या भूमध्य रेखा ने, एक तो उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, और भारत की जो स्थिति है वो यहां पर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत किस गोलार्ध में चला गया? उत्तरी गोलार्ध में चला गया भारत। यहां तक आपको समझ में आता है? देखो, कई बार क्या होता है कि वो एक साधारण सा आपके सामने ऑप्शन रखेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। लेकिन जब आप थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम को दोगे, एसआई लेवल से ऊपर का, असिस्टेंट कमांडेंट का दोगे, नेट जेआरएफ का दोगे, एनडीए का दोगे, सीडीएस का दोगे, तो आपको चीजें डिफरेंट मिलेंगी। और वो डिफरेंस क्या होगा वो समझ लीजिए। अब वो ये नहीं देगा ऑप्शन में कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नहीं। अब वो चीजें बहुत ज्यादा टिपिकल करके लाएगा आपके सामने, और वो ये कहेगा कि उत्तर पूर्व, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, इस तरीके का ऑप्शन रखेगा आपके सामने। अब ये कैसे क्लियर होंगे? इनके लिए आपको कुछ चीजें और समझनी होंगी। कैसे समझनी होंगी वो सुनिए, फिर से ध्यान देंगे। पहले एक गोला था, गोले में अब एक इक्वेटर लाइन आ गई, और जैसे ही आप आगे जाएंगे, अब देखिए आपके सामने क्या आ गया? इक्वेटर। बिल्कुल, मैप दिमाग में रखिएगा। पहले एक गोला था, फिर एक इक्वेटर थी, भूमध्य रेखा, यहां तक समझ में आता। और ये भी बता दिया था कि भूमध्य रेखा के ऊपर भारत होगा,
उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब देखो, ये जो टॉपिक अब आपके सामने चल रहा है, पहली क्लास थी, मैंने ये कहा 0 से स्टार्ट करेंगे। ये आता है लैटिट्यूड का टॉपिक, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं हम इनको, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक, लेकिन अगर हम इसको आज डिस्कस नहीं करते हैं तो आपकी क्लास में, आपकी समझ में ये वाली क्लास नहीं आ पाएगी। इसलिए आपको कुछ कुछ चीजें इसमें से आज ही समझनी होंगी। वैसे डिटेल में ये तब आएगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे होंगे, जब विश्व के भूगोल की बात कर रहे होंगे, लेकिन भारत के भूगोल को समझने के लिए भी आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, पहले गोला देखा था, इक्वेटर देखी थी, अब तो बहुत सारी लाइन आ गई। अब जो ये बहुत सारी लाइन है, इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं, देखो पूर्व पश्चिम में तो हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है बीच में कौन सी लाइन है, इक्वेटर है। तो कुछ अक्षांश रेखाएं तो होंगी उत्तर में और कुछ अक्षांश रेखाएं होंगी दक्षिण में, मतलब कि नॉर्थ पोल की तरफ होंगी कुछ लैटिट्यूड और कुछ लैटिट्यूड होंगी साउथ पोल की तरफ। तो ये जो नंबर लिख रहे हैं इनके, आपको मैं आपके सामने लिख देता हूं। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 90, मतलब ये हुआ कि 90 रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ हैं, और ये जो 90 आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 90 रेखाएं हैं वो इक्वेटर से दक्षिण की तरफ हैं। किसकी तरफ है? 90 रेखाएं इक्वेटर से दक्षिण की तरफ हैं। देखिए, आपको और अच्छे से नजर आएगा। अब ये जो इक्वेटर है, इससे आप देखिए कि अक्षांश रेखाएं 90 तो हैं नॉर्थ की तरफ और 90 हैं साउथ की तरफ। 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएंगे, तो जैसे ही हम 90वीं रेखा के पास पहुंचेंगे, जैसे भी हम 19th रेखा की तरफ पहुंचेंगे, तो हमको यहां पर मिल जाएगा नॉर्थ पोल। क्या मिल जाएगा हमको? यहां पर नॉर्थ पोल मिल जाएगा हमको इस जगह पर, उत्तरी ध्रुव जिसको कहा जाता है। और 90 रेखाएं जब हम नीचे चलेंगे तो आपको यहां नजर आएगा कौन सा? साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव जिसको कहा जाता है। मैंने ये कहा था कि अगर सामान्य तरीके से पूछ लिया जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध आंसर होगा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए वो यहां ले आएगा आपको। अब यहां लाने के लिए क्या करना है कि इक्वेटर है 0 डिग्री पर, आपको नजर आ रही होगी किस पर है? 0 डिग्री पर। अब जैसे ही इस 0 से 1 2 3 4 5 करके आप आगे चलेंगे और आपको यहां पर मिलेगी एक 23वीं रेखा। इस जगह पर आपको एक रेखा नजर आएगी और वो होगी 23वीं रेखा, क्योंकि 10-10 के डिफरेंस से आपको नंबर दे रखे हैं 20 21 22 23। 23 पर जैसे ही पहुंचते हैं, एग्जैक्ट फिगर जो है वो है 23.5। हम साउथ में गए या नॉर्थ में गए? नॉर्थ में गए। 23.5 डिग्री जब आप नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो यहां आपको एक रेखा नजर आती है और उसको नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया? कर्क रेखा। इस जगह पर 23.5 डिग्री पर, फिर से ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में, साउथ में नहीं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा है वो है कर्क रेखा, और इसी रेखा पर स्थित है भारत। यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, मतलब कि भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। फिर से सुन लें कि जब आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 23वीं रेखा होगी, एग्जैक्ट है 23.5 आप याद रखिएगा, कि जो 23वीं रेखा होगी वहां पर आपको मिल जाएगा भारत। इतना तो क्लियर हो गया कि भारत है किसमें? उत्तर में। लेकिन अब क्या हुआ? अब चीजें और ज्यादा टिपिकल हो गई। वो क्या हो गई? पहले जो मैप आपने देखा उसमें आपको दिखाई दे रहा था कि कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ खिंची हुई हैं, लेकिन जब आप ये वाला मैप देखेंगे, ये वाला मैप, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये पूरब से पश्चिम नहीं है। ये रेखाएं जो खिंची हुई हैं वो खिंची हुई हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और इससे पहले वाला जो मैप आपने देखा, देख तो रखा ही है, बस एक बार समझ लीजिए आप, वो आपने कैसे देखा था? भूमध्य रेखा थी बीच में। भूमध्य रेखा कहां थी? बीच में थी। कुछ रेखाएं इस तरीके से खिंची हुई थी, इस तरीके से कुछ रेखाएं खिंची हुई थी। मैंने बताया था कि 90 थी नॉर्थ में और इसी तरीके से 90 थी साउथ में, लेकिन ये जो इमेज दिखाई दे रहा है वो डिफरेंट है।
वो ऐसा नहीं है। इसमें जो रेखाएं हैं वो देखो इस तरीके से खिंची हुई हैं, पोल्स पर खिंची हुई हैं, बिल्कुल पोल्स पर। मैंने बताया था कि ये 90 रेखाएं थी जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कह रहे थे, और ये जो रेखाएं हैं उनमें ये ईस्ट वाली साइड है और ये वेस्ट वाली साइड है। इसमें क्या है कि 180 जो हैं वो इधर हैं रेखाएं, और 180 जो हैं वो इधर हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाए। देखो 180 ईस्ट में है और 180 वेस्ट में है। यहां से अगर हम स्टार्ट करें इस वाली रेखा से, इस वाली रेखा से अगर हम स्टार्ट करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ईस्ट में ही तो होगा, पूर्वी दिशा में ही तो होगा। और इस वाली रेखा को हमने बीच में मान लिया है, मेरिडियन जो आपको दिखाई दे रही है। तो इस रेखा से इधर की तरफ जब हम जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र किस में होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र होगा पश्चिम में। किधर होगा? पश्चिम में। तो दो ही भागों में तो भारत बांटा है इन रेखाओं ने, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। फिर से सुन लीजिए, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। ये वाली रेखाएं क्या कर रही थी? उत्तर और दक्षिण में बांट रही थी। ये क्या कर रही है? ये पूर्व और पश्चिम में बांट रही हैं। अब जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो देखिए अब आपके सामने कुछ नया बिल्कुल आने वाला है। ये देखिए इसको। अब इसमें आपको दोनों ही रेखाएं एक साथ नजर आ रही हैं, देख सकते हैं आप। आपको अक्षांश रेखाएं भी नजर आ रही हैं और आपको देशांतर रेखाएं भी नजर आ रही हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो कहलाती हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाती हैं? देशांतर या लॉन्गिट्यूड। तो दोनों रेखाएं हैं। अब हम मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र जो था वो बिल्कुल बीच में था। आप ऐसे मान लीजिए कि यहां वाला जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखा वाला। देखो ये वाला जो क्षेत्र है वो है भूमध्य रेखा वाला। अब यहां से अगर आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो ध्यान दीजिए कितनी डिग्री पर भारत मिल रहा था? 23.5 डिग्री पर। कहां पर? 23.5 पर। ऐसे मान लीजिए कि यहां पर पहुंचते पहुंचते जो भारत आ जाएगा और ये क्षेत्र होगा 23.5 डिग्री का, नॉर्थ का मतलब कर्क रेखा का। यहां पर स्थित है भारत, इस जगह पर 23.5 डिग्री पर। जब बात आएगी भारत की वास्तविक स्थिति की, किसकी? वास्तविक स्थिति की, तो 23 डिग्री पर उत्तर में देशांतर भारत स्थित होगा। जब बात आएगी अक्षांश रेखाओं की, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, पहले तो आप क्लियर कर लें कि दो चीजें हैं। एक तो है अक्षांश रेखा, कौन सी है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा आप फिर से दिमाग में ले आइए, वो रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम खिंची हुई हैं। एक हैं देशांतर रेखाएं, ये वो रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर खिंची हुई हैं। अब दोनों की स्थिति में अक्षांश पर तो आपको भारत मिल गया, कहां पर स्थित था? कर्क रेखा पर। जब देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर भारत का मिलता है 68 से लेकर के 97, और ये है ईस्ट वाला देशांतर। कौन सा है? ईस्ट वाला या पूर्वी वाला। देखो इनके पॉइंट्स में कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी हमको सिर्फ समझना है। पॉइंट्स की तरफ जाएंगे जब आपको पीडीएफ मिलेगा नोट्स का, तो उसमें ये पॉइंट्स भी लिखा होगा कि 68.4, 97.3 पॉइंट आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन अभी आप एग्जैक्ट फिगर पर बात कर लेते हैं जिसको आपकी समझ में आ जाए कि इस रेखा से ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से जब हम, मैंने कहा ईस्ट की तरफ, किसकी तरफ? पूर्व की तरफ। जब हम यहां से पूर्व की तरफ जाएंगे तो मान लीजिए कि हमको जो रेखा मिलती है 68 वाली, ये हमने सेंटर मान लिया था बीच में। यहां से आगे जाएंगे 1 2 3 4 5 8 ऐसे गिनेंगे तो मान लीजिए यहां आपको 68 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 68। और आखिर में कहां तक चलना है? 97 तक। 97 आपको मिल जाता है इस जगह पर, 68 और 97। तो दोनों ही जो क्षेत्र हैं ये पूर्वी साइड में ही तो होंगे। आप पश्चिम में तो नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ वेस्ट नहीं लिखा हुआ है, या ईस्ट लिखा हुआ है। तो ईस्ट की तरफ आप जाएंगे भारत में देखते हुए तो आपको भारत की स्थिति जो होगी वो यहां मिलेगी। और अब आप देख लीजिए दिशाएं, ये ईस्ट है,
ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैंने ये कहा था कि जब वो आसान भाषा में पूछेगा तो आपके सामने होगा कि उत्तरी गोलार्ध में। अब लेकिन यहां दिशाएं बन गई डबल डबल। दक्षिण पूर्व ये हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम ये हो गया साउथ वेस्ट। तो अब अगर वो थोड़ा सा टिपिकल बनाएगा तो अब आपको पता है कि भारत किस साइड में आ गया, भारत आ गया किस वाली में, उत्तर पूर्व में। मतलब दो आंसर होंगे इसके, एक तो होगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है सामान्य से पेपर में, लेकिन जब वो टिपिकल बनाएगा, मुश्किल बनाएगा, चीजों को कठिन बनाने की कोशिश करेगा, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा उत्तर पूर्व। क्या आएगा? उत्तर पूर्व। दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं मैप पर। बाकी जो देशांतर और इनका जो टॉपिक है अक्षांश का, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास में आएगा। तो फिर से यहां तक हम 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं पूरा कि एक्चुअल में था क्या। देखिए, हम देखिए आगे। अब आपको इंडिया का ये मैप दिखाई दे रहा है। आगे वाले मैप पर चलते हैं क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो मैप है वो बिल्कुल एम्प्टी है, लाइनिंग है सिर्फ आउटर लाइन। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। हमने स्टेट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया है यहां पर क्योंकि हमें बाहरी हिस्से की जरूरत है। मैंने कहा था शून्य से स्टार्ट करेंगे। नाम के बारे में जान लिया, विश्व में भारत की स्थिति के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे सिर्फ भारत के आउटर का जो पार्ट है उस पर, और इस पर कैसे बात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस भारतीय क्षेत्र का जो पूरा एरिया है, जो भारतीय क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो, नाम हमें पता है, स्थिति हमें पता है, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि भाई भारत बड़ा कितना है। हमारे देश के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी तो पता हो। नाम तो हमें पता चल गए, 5 नाम यूज होते हैं, और इंडिया जो है वो ऑफिशियल नाम है भारत का। अगर भारत का किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता होता है, कोई संधि होती है, कोई डील होती है, कोई वेपन्स खरीदे जाते हैं, कोई खाद्यान्न खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जो भी समझौता होगा वो इंडिया के नाम से होगा, ना हिंदुस्तान के नाम से, ना भारत के नाम से, ना जम्मू द्वीप के नाम से, ना आर्यवर्त के नाम से। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसकी प्रेम्बल में पहली लाइन ही यही लिखी हुई है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि हम भारत के लोग। हमने क्या किया, इंडिया वर्ड को आर्टिकल 300 के तहत हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया, भारत कर लिया, जबकि एक्चुअल वर्ड जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंडिया लिखा हुआ है। इसलिए जब भी हम बात करेंगे दूसरे देश के समझौते के साथ, तो हमारा जो नाम आएगा वहां पर इंडिया आएगा, बाकी के 4 नाम आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपस में दैनिक बोलचाल में आप भले ही आप जम्मू द्वीप कह लीजिए, भले ही आप भारत कह लीजिए, भले ही आप हिंदुस्तान कह लीजिए, लेकिन जब बात आएगी इंटरनेशनल लेवल पर किसी समझौते के तहत, तो सिर्फ आप इंडिया वर्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। किसकी? क्षेत्रफल की, एरिया की बात करेंगे। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर से सुन लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का जो क्षेत्रफल है वो। अब यहां आपके सामने कई सारे फिगर आएंगे। अभी देखो, क्षेत्रफल पूरा आपको पता चल गया 32,87,263। अगर कोई पेपर में क्षेत्रफल की बात करता है तो वो ये भी तो कह सकता है कि आप ये बता दीजिए कि भारत की पूर्वी दिशा से, ईस्ट से पश्चिम तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, या भारत की उत्तर दिशा से लेकर के दक्षिण दिशा तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की दूरी कितनी होगी। देखो, भले ही आपको नहीं पता, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि फिक्स तो जरूर होगी। आपको नहीं पता, गवर्नमेंट को तो पता है, हमारे संविधान को तो पता है। तो अगर वो क्षेत्रफल की बात करता है तो हो सकता है कि वो किसी पेपर में ये पूछ ले कि भाई पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जो भारत की दूरी है वो भी बता दो। सामान्य सी चीज है, जब क्षेत्रफल पूछता है तो ये भी पूछ सकता है। जब पूरब से पश्चिम तक की दूरी की बात की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये है 2933 किलोमीटर, 2933,
33 किलोमीटर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये बता दो भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। अब बात ये आ जाती है कि ये बता दीजिए कि भारत की जो दूरी है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की कितनी है। यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है वो कितना फैला हुआ है भारत का, तो ये आपका आंसर होगा 3214 किलोमीटर, मतलब कि 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। दो फिगर थे आपके सामने, 2933 पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई और 3214 किलोमीटर, मतलब कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई। देखो अभी आसान चीजें चल रही हैं, अभी और मुश्किल होने वाली है। मुश्किल क्या होने वाली है वो सुनो। क्षेत्रफल आपको पता है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई आपको पता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई आपको पता है। अब आप मुझे ये बता दो कि क्या वो ये नहीं पूछ सकता कि भारत की वो लंबाई बता दीजिए जो भारत समुद्र को टच करता है। जब पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछता है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछता है, तो ये वाले जो क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों समुद्र के क्षेत्र हैं। जैसे देखो ये है अरब सागर, अगले वाले अभी मैप पर आपको दिखाई देगा, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये वाला जो क्षेत्र है नीचे है ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जिसको कहा जाता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों क्षेत्र पानी से है, घिरे हुआ है ये पूरा क्षेत्र। तो यहां से यहां तक की जब वो ये पूछेगा कि भारत की समुद्र तट की लंबाई बताइए, तो आपके सामने दो आंसर होंगे और दोनों सही होंगे। कैसे होंगे? बस एक वर्ड याद रखना है। अगर उसने कहा कि भारत की मुख्य भूमि की, ध्यान रखिएगा, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेनलैंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय लंबाई की जब वो बात करेगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 6100 किलोमीटर। क्या होगा? 6100 किलोमीटर। फिर से सुन लीजिए कि भारत का ये वाला जो क्षेत्र है इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 6100 किलोमीटर। कौन सी? समुद्र तट की, पूरब से पश्चिम नहीं है ये। पूरब से पश्चिम कितनी थी? 2933। उत्तर से दक्षिण कितनी थी? 3214 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की जो समुद्र तट की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। मैंने कहा दो आंसर होंगे। दो कैसे होंगे? सुनिए, अगर मुख्य भूमि कहाँ है तो आंसर होगा 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर उसने कह दिया कि संपूर्ण भारत की समुद्र तट की लंबाई बताइए, किसकी? संपूर्ण भारत की। तो संपूर्ण भारत की जब बात आएगी तो देखो यहीं तक की तो बात कर रहे थे हम, जो अभी बात कर रहे थे समुद्र तट की। संपूर्ण भूमि में क्या हुआ? यहां आ गया लक्षद्वीप, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है अंडमान निकोबार का। अब आप इतना तो जानते हैं कि लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है और अंडमान भी भारत का हिस्सा है। क्या? लक्षद्वीप की भारत का हिस्सा है और अंडमान भी भारत का हिस्सा है। जब हम बात कर रहे थे कि पूरे के पूरे समुद्र तट की लंबाई बताइए, तो आंसर आपको लिखाया था 6100 किलोमीटर का। लेकिन कब? जब वो ये कह रहा था कि मुख्य भूमि की लंबाई। अब बात कर रहे हैं संपूर्ण भारत की, तो मुख्य भूमि से कुछ क्षेत्र समुद्र में विस्तृत हैं भारत के। लक्षद्वीप समुद्र में है और अंडमान निकोबार समुद्र में है। क्योंकि द्वीप ही हम इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ पानी है। किसी भी एक स्थल के लिए जो आइलैंड वर्ड यूज किया जाता है, द्वीप वर्ड यूज किया जाता है, वो तभी किया जाता है जब चारों तरफ पानी हो। और पानी होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की मुख्य भूमि से ये अलग होंगे। जब मुख्य भूमि की बात कर रहे थे तो 6100 किलोमीटर थी, और पूरे भारत की करेंगे तो आप ये बताओ क्या इनके समुद्र की लंबाई को नहीं जोड़ा जाएगा? इसको भी तो जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने पर क्या होता है कि अब आपका आंसर हो जाता है 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर। और दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट टाइम जो बीएसएफ का पेपर हुआ था उसमें उसने भारत की संपूर्ण लंबाई के बारे में बात की थी। संपूर्ण लंबाई 7516 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की जो लंबाई थी वो थी कितनी? 1600 किलोमीटर। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, इस मैप पर हम बात कर रहे थे, इस मैप पर जो हम बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे अक्षांश रेखाओं की, देशांतर रेखाओं की। जैसे ही हम आगे गए हमने देखा कि इस मैप पर हमने भारत की स्थिति को समझा।
पहले क्षेत्रफल को समझा 3287,263 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई को हमने समझा 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण हमने देखा 3214 किलोमीटर, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण भारत की जो लंबाई थी वो ये आंसर बदल के हो गया था कितना, 7516 किलोमीटर। अब एक और चीज आपके सामने आएगी, फिर से सुनेंगे, देखो दिमाग में रखिएगा, प्रेशर से कोई जरूरत नहीं लेने की। पहले क्षेत्रफल, पूरब से पश्चिम लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, मुख्य भूमि की समुद्र तट की लंबाई और संपूर्ण भारत की समुद्र तट की लंबाई। अब चलिए आगे। अब जब आप आगे गए तो आपने क्या देखा यहां पर, ये वाला जो क्षेत्र था भारत का, कौन सा वाला, ये वाला, और इस पर जब आप देखेंगे इस वाली स्लाइड पर तो आपको दिखाई देगा भाई, एक तो पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार जिसे बर्मा कहते थे पहले, और बांग्लादेश और भूटान। ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। वो वाला मैप देखा था आपने, पूरब से पश्चिम की लंबाई देख ली थी, मेरे साथ साथ बोलिएगा आप अपने, आप जहां बैठे हैं आप बोलिएगा। क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर, पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, मुख्य भूमि की समुद्र तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर, सॉरी, संपूर्ण भारत की समुद्र तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर। अब आप ये बता दीजिए मुझे कि जब वो इनकी बात करेगा तो क्या वो ये नहीं पूछ सकता कि भारत की स्थलीय क्षेत्र की लंबाई बता दीजिए। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये स्थलीय क्षेत्र ही तो है, क्योंकि यहाँ तो समुद्र है नहीं। मतलब ये जो देश मैंने आपके सामने हाईलाइट किए अभी, वो मैंने इसीलिए किए क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो स्थलीय क्षेत्र है। तो स्थलीय क्षेत्र की सीमा कितनी फैली हुई है भारत की, वो ये भी तो पूछ सकता है। ये फैली हुई है 15,200 किलोमीटर। फिर से सुन लेंगे, 15,200 किलोमीटर स्थलीय क्षेत्र। देखो चार चीज थी, मेरे साथ बोलिएगा। क्षेत्रफल क्लियर 3287,263 किलोमीटर, ईस्ट से लेकर के वेस्ट बोलिए 2933 किलोमीटर, नॉर्थ से लेकर के साउथ बोलिए 3214 किलोमीटर, समुद्र तटीय लंबाई कौन सी, समुद्र, लेकिन मुख्य भूमि की तो आंसर 6100 किलोमीटर, समुद्र तटीय पूरे भारत की आंसर 7516 किलोमीटर, स्थलीय क्षेत्र की लंबाई किसकी, स्थलीय क्षेत्र की लंबाई आंसर 15,200 किलोमीटर। क्लियर। अच्छा अब और यहीं से देखो, सब्जेक्ट में कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ सब्जेक्ट को जोड़ करके रखना होता है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखनी होती है चीजें, तो फिर आपको उनको आराम से समझ सकते हैं। स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तो वो ये भी तो पूछ सकता है कि किस देश के साथ सबसे ज्यादा है और किस देश के साथ सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा जो स्थलीय क्षेत्र की लंबाई है वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। देखो ये लंबाई है 4,039 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम जो लंबाई है हमारी वो है 112 किलोमीटर। समझ ही गए होंगे किस देश के साथ है, अफगानिस्तान के साथ। यहां तक आपकी समझ में आती है आज की क्लास। मैंने पहले ही कह दिया था आप लोगों से कि हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बहुत सारे बेसिक चीजें हैं जिन पर हमने काम किया है, और अभी भारत की सिर्फ बाहर की लाइन पर काम किया है। अभी तो स्टेट्स पर बात होनी है। आपको अगली ही क्लास में इंडिया का पूरा मैप रीड करना आ जाएगा आसानी से। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा स्टेट कहां पर है, कौन सा राज्य कहां पर है, क्योंकि अभी हम भारत के पॉलिटिकल मैप की ही बात कर रहे हैं। आप ट्रस्ट रखिए, आप भरोसा रखिए, साथ बनाए रखिएगा,
और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो PDF पर आपको जल्दी ही मिलेंगे। इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएगा प्रॉपर, क्योंकि अगर पहली क्लास समझ में नहीं आती है तो आगे आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो अभी आप सिर्फ इसी पर काम करिएगा, इसी पर पढ़िएगा, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरे स्टेट्स के बारे में। आप ट्रस्ट रखिए कि आप आंख बंद करके ये बता पाएंगे कि कौन सा स्टेट कहां पर है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड मैप की जब बात करेंगे तो आप हर एक देश को आंख बंद करके बता देंगे कि ये देश यहां पर स्थित है। आप उस देश को छोड़िए, आप मेरे साथ 4 देश उसके आसपास के बता देंगे कि सर उस देश के पास में है, उस देश के ईस्ट में है, उस देश के वेस्ट में है, ये कंट्री उस जगह पर है, ये स्टेट इस स्टेट के पास में, सारी चीजें आपको आएंगी। तो आप धीरे धीरे आगे चलिएगा, धीरे धीरे हम इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही करते हैं। होप करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।